लेते हैं अभी इधर भाई। सबसे पहले सारी चीजों को कटा के ये देख लेते हैं कि भाई नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे निकालना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें अकाउंटिंग वहीं से शुरू करनी है। आगे देखो, हमने किया ये कि भाई शेयर कैपिटल पिक किया 500 मिलियन का, यही है भाई। ये रहा 500 और 500। रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट कितनी है? 258। जरा ये गेम देख लेते हैं कि क्या सीन सपाटे हुए हैं। इधर सुन लो, इधर हमने किया ये मंगी इधर। अच्छा इधर इधर प्लीज सुने, इधर प्लीज सुनेंगे सब बच्चे इधर। भाई मुझे एक बात बताओ, इस वाले सवाल में पहले ये देखो कि हमने एक्वायर कब किया है। जुलाई 1 2014, सही है। जुलाई 1 2014 में, अभी चल रहा है 2016। अच्छा 15-16 कितने साल हो गए? अच्छा सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बात कहूं वर्किंग के लिए, सर मेरे को जो रिटेन अर्निंग चाहिए वो चाहिए 2014 का ओपनिंग, सही है। इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा 2015 का, बात आई समझ? ईयर एंड मेरा 2015 है। अच्छा जी अब देखो कितने डिविडेंड्स की कहानी है। 15 आएगा ना पहले, 14 पे अभी एक मिनट। अच्छा जी अब इधर देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ सब आप लोग कि सर अगर मैं डिविडेंड की एडजस्टमेंट देखूं, बीएल ने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड 12% का 2015 में, यानी लास्ट ईयर है 14-15, तो ईयर एंड हुआ गया 15। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 2015 में यानी लास्ट ईयर 12% का डिविडेंड दिया गया है, ऐसा है? आगे सुने। और फाइनल डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर 2016। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016-17 में दिया होगा, यानी इसकी एडजस्टमेंट कितने लोगों ने ये बात पिक की थी? पक्की बात है? हाँ भाई ऑनलाइन मतलब कितने लोगों ने ये बात पिक की थी कि 2016 के डिविडेंड को कंसिडर, क्योंकि इसका फाइनल डिविडेंड अगले साल आएगा। हाँ या नहीं? क्योंकि इसकी एजीएम होगी इस साल के क्लोज होने के बाद। चले जी, यानी सर हमने किया ये कि 2015 में एक इंटरिम डिविडेंड माइनस किया होगा, फिर प्रॉफिट ऐड किया होगा 2016 का, यही है। अच्छा मुझे क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बताओ कितनी है? 258। प्रॉफिट कितना है 2016 का? 11 है ना? अच्छा भाई 11 है। डिविडेंड कितना? डिविडेंड ऐसा निकलेगा भाई, आप 500 के शेयर कैपिटल पे 12 लगा दें, 12%, 60 आ गया। आप जरा कैलकुलेटर में बच्चों प्लीज बताओ, 258 में से 11 माइनस करें, 68 करें, और 168 को वापस से लेस करें, वर्क बैक करके पहुंचे ऊपर कितना आता है? 139। कितने लोगों ने 139 निकाल लिया था? वेरी गुड यार। 139 था रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसने आपसे वर्क बैक कराया कितने साल पीछे? 2 साल पीछे। यहां तक बात समझ आई? चलें जी, फिर मैंने कहा कि भाई इसमें कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, कितने की? 12 मिलियन की। अच्छा 12 मिलियन तो उस दिन का शुरू था, 2 साल बाद उसकी वैल्यू है 10.8। क्या ये निकाल ली थी? वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। इधर सुने अब आगे। मुझे एक बात बताओ इधर अब तुम लोग, सर यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री है अगर सब्सिडी ने बेचा है पेरेंट को। इधर देखते हैं सर, BL टू YL है, क्या ये सब्सिडी टू पेरेंट की कहानी है? अच्छा जी अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, इधर प्लीज सुनना फोकस के साथ, एक शॉर्टकट सीख रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि बायर की इन्वेंट्री में ये शामिल है, यानी यही वो अनसोल्ड इन्वेंट्री है? तो अगर मैं काम करूं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री पिक करके इसी में से प्रॉफिट निकाल लूं, बात एक ही है। देखो दो तरीके हैं ना, या तो टोटल प्रॉफिट निकाल के अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दो, या तो अनसोल्ड इन्वेंट्री उठाओ उसमें से प्रॉफिट निकाल दो, बात एक ही है। क्या आप ये बात समझते हैं
कि इस अनसोल्ड इन्वेंट्री का मतलब ये है कि वो जो हमने माल बेचा था उसमें से ये इन्वेंट्री बिकी, तो जो बिकी नहीं है उसी में तो मेरा छुपा हुआ प्रॉफिट है। क्या कर दूं, उसको हटा दो। तो मुझे एक बात बताओ, ऑन सेल है तो ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना? बात समझ आई? पक्की बात है। इसको देखें, आप यूं भी कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं अभी। आप क्या करें, टोटल सेल्स निकालें, इस पे 15 का मार्जिन कितना आ गया, 80 इंटू 15 कितना, 12। चलिए जी, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। मुझे आप एक बात बताएं, 32 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 80 से, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज आ गई, ये कितना आ गया, 4.8। तो सर देखें, आप मतलब ये लंबी भी कर सकते थे, बट आपने एक शॉर्टकट ऑप्ट करना है कि भाई लॉजिकल बात है, हम पूरे प्रॉफिट में से अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगाएं तो मुझे सिर्फ वो प्रॉफिट मिल जाएगा जो अब तक रियलाइज नहीं हुआ। दूसरा तरीका, अनसोल्ड इन्वेंट्री को पिक करें, उसी में से प्रॉफिट अलग कर दें, बात एक ही है। यानी यूं कहूंगा मैं कि टोटल प्रॉफिट पे अनसोल्ड लगाएं या अनसोल्ड से प्रॉफिट निकाल लें, दोनों में बात क्या है, सेम है। क्लियर है जी? सर हमने यहाँ से 4.8 को कटा दिया तो हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग ये आ गए। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? जानी यहाँ तक कोई सवाल? पक्की बात है। अच्छा पहले वापस बता दो, रिटेन अर्निंग वाला किसने सही किया था, ओपनिंग जाने वाला? देखो, इससे एक सीख मिलती है कि आप जब एक डिसीजन खुद ले रहे हो ना, तो खुद पे रिलाय करके आगे जाओ। देखो, अगर मैं तो ऐसा थिंकिंग का बंदा हूं कि भाई अगर मैंने जो सोचा है ना, और जो कोई मुझे कह रहा है, मैं अपनी करूंगा, क्योंकि अगर अफसोस हुआ तो अपने डिसीजन पे होगा। सही है, ये बात याद रखना। चलिए जी, कुछ पूछ रहे हो? बातें नहीं जी। 500 यानी आप बातें नहीं, प्लीज यार सवाल सुन लो तो जी। देखो, इंटरिम डिविडेंड जो है 2015 में दिया गया है, 2015 में जितना भी कमाया था उसमें से एक डिविडेंड दिया था, सही है? वो मुझे कह रहा है 12% का डिविडेंड है, तो 12% का डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर कैपिटल पे। तो सब्सिडी का कैपिटल कितना है, 500, 500 पे 12% कितना, 60, माइनस कर दिया, ये हो चुका होगा। यानी 2014-15 में ये ईयर एंड है, इसमें प्रॉफिट कमाया, यानी 139 ओपनिंग था, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा और माइनस होगा डिविडेंड। नहीं है बात समझ? तो ये जो, हाँ यानी माइनस हुआ होगा ना, क्योंकि तुम कौन से साल पे खड़े हुए हो? दादा प्लीज यार बातें नहीं यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। इधर मैं ये कह रहा हूं कि तुम खड़े हुए हो 2 साल बाद, 2016 पे, तुम्हें जाना 2000, तो आज तक के रिटेन अर्निंग में जो जो चीजें ऐड हुई हुई हैं उसको माइनस करो, और जो जो चीजें लेस हुई हुई हैं उसको ऐड कर दो, तो आप वर्क बैक करके पीछे पहुंच गए। क्लियर है? सर ये जो इंट्रा सेल्स हैं इस पे रिसीवेबल एडजस्ट हुआ होगा, क्योंकि मेंशन नहीं है। हम सवाल देख लेते ना भाई, अगर इसने लिख के नहीं दिया कुछ भी, दैट मींस के सारा रिसीवेबल पेएबल एडजस्ट हो चुका है, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। इवन सेम केस अप्लाइज फॉर डिविडेंड। डिविडेंड में भी अगर रिसीवेबल पेएबल नहीं आ, दैट मींस कि आपको होशियारी नहीं करनी है। चलें जी आगे। मुझे एक बात बताएं, आपके पास पोस्ट एक्विजिशन आ गया, ये आपने ये दोनों का बंटवारा किया, 84.75 और 28.25। सर ये जो सेल्स लिखा है इसका मतलब सामने वाले के लिए कॉस्ट है, ऑब्वियस सी बात है अली जैन, हमारी सेल सामने वाले के लिए कॉस्ट है ना भाई, उसके अंदर प्रॉफिट भी होगा। इधर अच्छा भाई, कंसिडरेशन प्लीज इधर मुझे एक बात बताइए, कंसिडरेशन कितनी आ गई, 675। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का गिवन है आपको? मार्केट प्राइस दी हुई है। तो यार ये मुझे एक बात बताओ, जो मार्केट प्राइस तुम लोगों को दी हुई है, इसके लिए फिर क्या करें, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें? कितने लोगों ने ये निकाल ली थी? चले जी, वेरी गुड यार। अच्छा, क्या ये फुल गुडविल के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई? चलें जी इधर, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आप 100% नेट एसेट्स को माइनस करेंगे। सर ये आ गया
651। गुडविल आ गई 211.50 की। अच्छा क्या इम्पेयरमेंट है? अच्छा जी, अगर इम्पेयरमेंट है तो यहां से तो पूरी माइनस होगी, बढ़ेगी कितने लोगों में? 2 लोगों में, पेरेंट और। अगर ये कौन सी गुडविल है? फुल गुडविल। वेरी गुड जी, आप इसके 2 हिस्से बनाएं। 15 पॉइंट यही है भाई, ये ग्रुप रिजर्व में चले जाएगा या एनसीए में? अच्छा जी, डे 1 पे आपने एनसीए को उसकी फेयर वैल्यू से क्रिएट किया, पोस्ट एक्विजिशन दिया और ये इसको आपने बांट दिया पैसा। सर ये आ गया 210.46 जी। भाई अगर लॉस है तो किस हिस्से में बढ़ेगा? हमने कितने जो पैसे दिए हैं कंसिडरेशन के, किस हिसाब से दिए हैं? मार्केट प्राइस के हिसाब से दिए हैं। कैसे पता तुमने अलग प्राइस के हिसाब से दिए हैं? कहाँ लिखा हुआ है? 75% शेयर एक्वायर किए हैं ₹18 पर शेयर। ये रहा, सही है। पर मैं आपको फिर सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने एनसीआई की गुडविल निकाली है, जो इम्पेयरमेंट, ज्यादा बातें नहीं यार, आखिरी बार कह रहा हूं बातें नहीं करना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आपने गुडविल की टेस्टिंग की थी, क्या किसी रेशियो में की थी या 100% के हिसाब से की थी? नेट एसेट्स को रख के की थी ना। तो मैं कह रहा हूं नेट एसेट्स को रख के जब आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की थी तो वो ओवरऑल इम्पेयरमेंट आई है। क्या वो इम्पेयरमेंट किसी रेशियो के हिसाब से आई है या वैसे ही आ गई है 100% के हिसाब से? तो आप जब इसको बांटेंगे तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि भाई वो इम्पेयरमेंट किस रेशियो में आई है? उसने पैसे दिए ही नहीं है, पहली बात। एनसीआई ने पैसे दिए ही नहीं है, ये हमारी अजम्पशन थी। सही है कि अगर वो इस दिन एक्वायर करता तो इस हिसाब से करता। सही है। वो जो प्रीमियम होता है वो पेरेंट पे करता है, जिसको मैं कहता हूं कंट्रोल प्रीमियम। उसका ताल्लुक गुडविल से है नहीं, वो तो सामने वाले शेयर होल्डर का फायदा है। मैं कहता हूं वंस गुडविल रिकॉर्डेड, अब अगर वो इंपेयर होगी तो फिर ये पूरे ग्रुप का लॉस है। और ग्रुप के अंदर 2 बंदे आ रहे हैं सब्सिडी से रिलेटेड, पेरेंट एंड एनसीआई। मैंने जितने भी ज्यादा पैसे दिए हों, सही है जी, तो मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेशन होगी वो उसी रेशियो में होगी जितना प्रॉफिट लॉस बढ़ता है। तो क्या तुम उसको लॉस कहते हो? इम्पेयरमेंट को लॉस कहते हो? तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? उनकी होल्डिंग रेशियोज में। तो लॉस भी किस में बढ़ेगा? उनके होल्डिंग रेशियोज में। सही है जी। अच्छा जी आगे मुझे एक बात बताएं सर, आपने इसको बांट दिया, अब हम बनाएंगे ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व में रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आपने उसकी बुक से पिक किया, पोस्ट एक्विजिशन आपने ये फेंक दिया। चले जी, इम्पेयरमेंट आपने पार्क की कितने परसेंट? 75%। अब आगे यहां क्लोज करूं या पेरेंट ने भी इन्वेंट्री बेची है? पेरेंट ने इन्वेंट्री बेची है। तो सर अभी मुझे एक बात बताएं, क्या यही 20 पिक कर लूं जो अनसोल्ड है और इसी के अंदर प्रॉफिट का मसला है, या दूसरा तरीका है टोटल प्रॉफिट निकाल के अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगाओ, या अनसोल्ड उठा के उसमें से प्रॉफिट निकाल दो, बात एक ही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई अगर मार्कअप है तो मल्टीप्लाई बाय 30 कितना कितना आ रहा है? 4.615। चलें जी भाई, ये 4.615 सही है ना? ये रहा भाई। अच्छा जी, अब इधर मैं इसको सही करने लगा था। दादा प्लीज यार बातें नहीं मेरी जान, मैं कसम से माइक नहीं चल रहा, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ बातें नहीं करो यार। इधर मुझे एक बात बताओ, लोन हमारे पास 16 मिलियन का आ रहा था, उसके पास 12 मिलियन का आ रहा था। भाई उसने कुछ लिख के दिया है कि उसने कोई चेक डिस्पैच किया है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही है। तो कैश एंड ट्रांसिट ये आ गया। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, बाकी क्या है? इनकम जो कि पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं की है, हमने ये रिकॉर्ड कर ली। पहले बताओ ये कितने लोगों ने सही किया था? ये हो गया था। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ, 1.92 के बाद आपके पास आ गया ग्रुप रिजर्व। सही जी, और जब ये चौरंगी पे पहुंच गया तो उसके आगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आओ देखते हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ सर, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। पीपी की बुक वैल्यू 180 और 470, आपने इन दोनों को ऐड करें।
सही जी। और इसमें आप ऐड कर दें 10.8, कितना आ गया? अच्छा भाई ये रहा भाई, यही है। चलिए जी, गुडविल बिफोर इम्पेयरमेंट आफ्टर इम्पेयरमेंट 190.35 सही आ गई। इसका लॉस ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, स्टॉक एंड ट्रेड दोनों को ऐड किया और दो अनरियलाइज को लेस किया, 4.8 और 4.62 ये आ गया। चलिए जी आगे, अदर करंट एसेट्स 71 और 50 ये दोनों को ऐड कर दिया। सर इसके बाद कैश इन बैंक, ये इसके अंदर ये क्या ऐड हो रहा है? कैश इन ट्रांजिट। अलग से दिखा दो, अलग से दिखा दो, या तो बैलेंस शीट के फेस पे दिखा दो, बात एक ही है। चलिए जी ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि हम इसके ब्रेकअप में दिखाते हैं नोट्स में पीछे की कैश इन ट्रांजिट भी इसके अंदर शामिल है। चलिए जी, शेयर कैपिटल किसका? पेरेंट एंटिटी का। ग्रुप रिजर्व आपने निकाले थे, एनसीई आपने निकाला था। अच्छा जी, अब आ रहा है क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटीज, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है? पक्की बात है, क्योंकि चूंकि रिसीवेबल पेबल नहीं है सेल का, वरना वो लिख के देता है, इसमें नहीं है तो दैट मींस नहीं है। बात क्लियर है? सर क्या ये मैच हो गया? एनीवन जिसने मैच किया हो, या एनीवन जिसने 80% सही किया हो? मैच हो गया था। एक मिनट एक मिनट, चले जी, वेरी गुड जी, बेहतरीन बेहतरीन जी। कुछ पूछ रहे हो? या फिर उसका गुडविल के मार्क्स कटेंगे तुम्हारे? गुडविल के मार्क्स कटेंगे। पर देखो जब ऐसी एडजस्टमेंट, सुने देखें, अगर ये 18 नंबर का सवाल है और आपने ये भंड मारा तो मैं बोलूंगा 15 नंबर मिलेंगे, अगर बाकी सब सही किया। 15 नंबर मिलते हैं बिल्कुल। सर डिविडेंड की एंट्री भी यही अज्यूम करेंगे? अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, शर्जील कह रहे हैं कि डिविडेंड की एंट्री अज्यूम करेंगे, हुई भी है, डेफिनेट सी बात है, वो तो हुई भी 1 साल पहले। सही है जी। और उसका रिसीवेबल पेबल तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कहानी है 1 साल पहले की। सही है जी, क्लियर है? ओके, अगला सवाल। हाँ कटेंगे, ऐसी बात है, उसके 1 या 2 नंबर होंगे वो नहीं मिलेंगे। सही है जी, आगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी बोलो, पूछो तुम। डिविडेंड पेएबल होता तो तुम्हें अपना पेएबल हटाना होता और उसका रिसीवेबल हटाना होता, जो रह जाता वो किसका रहता? एनसीआई का। वो तो जो अभी सीखा है। इसमें डिविडेंड पेएबल अज्यूम इसलिए नहीं किया क्योंकि तो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है ना, उसने बोला है। अगर वो बोलता तो बोलता कि अदर पेएबल में वो शामिल है, फिर ऊपर अदर रिसीवेबल भी देता। सही है जी। ग्रुप रिजर्व की वर्किंग शो करते हैं, ये रही भाई। अच्छा ग्रुप रिजर्व की हो गया, मैं दिखा देता हूँ। तला कॉपी कर लेना यार, ये कैसी बात हो गई तला? यानी ये तो खुद करने के लिए दिया था, ये तो मैंने सॉल्व करवाया बाद में वापस। या तो अगर ऐसे ही करना है तो बोलो मैं ही करा देता हूँ सारे सवाल। सही है, गलत मतलब तो वो तो हाथ क्या सही करता ना फिर। सही है जी। हाँ ग्रुप रिजर्व चाहिए ना, यूं बोल। ये रहा जी गुडविल वाला पोर्शन। अच्छा सही सही, अगर कोई मसला नहीं है, एक गलती कोई इशू नहीं। रिटेन अर्निंग की, हाँ भाई अब याद रहेगा। जब मैं ये रिटेन अर्निंग का वर्क बैक सिखा था तब मैंने एक बात कही थी कि इसमें हो सकता है डिविडेंड आए तो अकॉर्डिंगली होगा। तुमने बोला पागल है ये, सामने ऐसे ही बोलता रहता है। सही है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, पर इवन अभी तुमने गलत किया है तो आगे ये गलती नहीं होगी, ये 100% श्योर बात है भाई। करें अगला, एक कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। फिर देखो यार ब्रेक नहीं बोलना, बस ये कि बस हर्ट हो जाऊंगा मैं इधर। प्लीज प्लीज यार आप यकीन करें इस बात पे कि बस ये हो गया तो मजा आ जाएगा। देखो जब क्लास तुम्हारी खत्म होगी तो नमाज के टाइम फिर भी बचा हुआ होगा। हाँ हाँ 5:45 हमने उस दिन डिस्कस किया है बंगी, तुम लोगों ने बताया वो मेरे को याद है। इधर हाँ तो 2 मिनट कम हो रहा है ना, तो 5:43 लगा दे। कराची के अलावा भी शहर है तो वहां कब होती है भाई? पुणे वाले खबरी बिठाए हमें 5 बजे। चलें जी इधर, भाई ये कॉपी हो गया जानी, कर ले आगे चले। चलिए जी अगला,
आज तक सुनना, अब एक इस कहानी में चेंज आएगा, ट्विस्ट आएगा, नई और चीजें ऐड होंगी। आज तक तुम्हें जितनी भी इन्वेस्टमेंट गिवन थी वो बैलेंस शीट में गिवन थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सब्सिडरी के अलावा भी तुमने किसी कंपनी के नॉर्मल शेयर्स खरीदे हुए हो, यानी किसी और कंपनी के। ऐसा है, वो IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ऐसा ही है। चलें जी आप, अच्छा ये कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, सारे हैं, मैं अपने हिसाब से ज्यादा करवाता हूँ, पर जो ICAP का लेवल है मैं उसके हिसाब से अभी 2 करवाऊंगा और फिर उसका पास पेपर करा दूंगा, ताकि आपका पेट भरता रहे कि हमारे पास पेपर हो रहे हैं, सही है। फिर हम करेंगे अपने हिसाब से सवाल। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले पास पेपर कराऊंगा फिर अपने सवाल कराऊंगा, इधर देखो। अच्छा जी अब आगे अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल दें, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल दिया। अच्छा अब सबसे रिक्वेस्ट ये होगी, इस चीज में एक फेवर चाहिए होगा तुम्हारा, क्योंकि हमें सवाल आज ही करना है पास पेपर का। आप एक पेज की जगह खाली रखेंगे, मैं आपको एज इट इज दे दूंगा कॉपी करने के लिए, सही है। पर आपको भी केयरफुली समझना ही है मेरे से, ताकि सवाल पे अप्लाई कर सके, सही है जी। इधर देख ले फोकस करके, जल्दी से जानी। रिटेन अर्निंग वाला बता दें काइंडली एक बार, मुझे क्या बता दूं रिटेन अर्निंग में। हाँ भाई क्या बताऊं इसमें, रिटेन अर्निंग में ये वर्किंग थी ना, क्लोजिंग आपको दिया हुआ था, इसमें से ये प्रॉफिट लेस किया, ये प्रॉफिट लेस किया, डिविडेंड ऐड किया तो यहां पहुंच गया। तो भाई ये भी करके बताया था ना जानी, वर्क बैक किया ना, 2 साल के प्रॉफिट्स ऐड हुए हुए, एक डिविडेंड लेस हुआ हुआ है, वर्क बैक करके पीछे जाना है। मुझ तो बात क्लियर है, जल्दी बता दे यार। और डिविडेंड भी बता दिया क्यों नहीं आया था एक, क्योंकि वो अगले साल में अकाउंट फॉर होगा। हाँ जी इधर मैं जो सिखाऊंगा आपको 6 कंसिडरेशन निकालना सिखाऊंगा 6 तरीके से, पर अभी आ रही है 2 फिलहाल, सही है। तो फोकस कर लो, जो 2 आ रही हैं वो एग्जाम के लेवल तक की हैं, बाद में हमारी एडिशनल चीजें भी देखेंगे, पर अभी रुक जाओ। ये भाई हमने कहा कि हम जो शेयर्स खरीदते हैं किससे खरीदते हैं, शेयर होल्डर से। कंपनी इसकी कोई एंट्री नहीं बनाती है, उसने एक बार शेयर इशू कर दिया, वो शेयर होल्डर जाने, ओनर्स चेंज होते रहेंगे, मैनेजमेंट वही रहेगी, सही है जी। आगे सुने, कंपनी ए ने एक्वायर किए हैं 80% शेयर्स ऑफ कंपनी बी एंड पेड ₹25 पर शेयर, यानी जिस कंपनी के मैं शेयर्स खरीद रहा हूं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 25 पर शेयर। अच्छा पे आपको ये भी तो पता है हम 25 से ऊपर भी पे कर सकते हैं, क्यों, कंट्रोल प्रीमियम। किसके लिए, कंट्रोल प्रीमियम। देखो गुडविल तो उसमें भी आ जाएगी, मैं कह रहा हूं आप फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कर सकते हैं, अगर आपको कंट्रोल हासिल करना तो उसके लिए प्रीमियम जाता है, क्लियर है। चले जी आगे सुने। भाई पेरेंट ने शेयर होल्डर को अप्रोच किया कि भाई जो टोटल शेयर्स आपके पास है 1 लाख, उसमें से आप कितना दे दें, 80%। मुझे आप एक बात बताएं, इसका 80% कितना आता है, 80,000। या प्लीज अब एक फोकस करना बात, अगर ये 80,000 आ रहा है तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से, ये कितना आ गया, 2 मिलियन। मुझे एक बात बताओ, क्या पेरेंट एंटिटी ने अपनी सेपरेट बुक्स में ये वाली एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये कैश किसके पास गया होगा, सब्सिडी के पास नहीं, शेयर होल्डर के पास। मेरे को पता था बोलोगे सब, ये शेयर होल्डर के पास गया होगा, सब्सिडी के पास नहीं गया होगा, उसने कोई एंट्री नहीं बनाई होगी। और अल्लाह ना करे तुम लोग कभी, मतलब अल्लाह करे भी कि कभी तुम इंटरव्यू देने आओगे या कभी, तो मैं ये पूछूंगा उस वक्त, सही है। इधर मैं कभी पूछता हूँ ना इंटरव्यू में कि बेटा अगर पेरेंट ने शेयर्स खरीदे सब्सिडी क्या एंट्री बनाएगा, अच्छा मैं एंट्री बता भी देता हूँ, हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी, कैश क्रेडिट किया होगा, जल्दी बताओ उसने क्या किया होगा, तो बोलेगा सर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। मैंने कहा पक्की बात है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, पक्की बात है, पक्की बात है। मैं जवाब भी देता है हाँ हाँ, सब तो और क्या बनी होगी, और क्या बन सकती है। मैंने कहा अच्छा भाई मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता। इधर भाई बात समझ आ रही है कि इसकी कोई एंट्री सब्सिडी ने नहीं बनाई होगी, किसने बनाई होगी, शेयर होल्डर ने, वो एक अलग बंदा है। चलें जी वेरी गुड, आगे सुने। सर मुझे एक बात बताएं, ये बिल्कुल ख्याल रखेंगे तुम्हारे साथ, देखो। अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट देखते हो 2.5 मिलियन की, तो तुम्हें जो गुडविल निकालने के लिए रखनी है
वो 2 मिलियन रखनी है। कितनी रखनी है? अच्छा, तो आप जब कंसोलिडेशन करेंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होगी वो भी कितनी होगी? 2 मिलियन, क्योंकि बाकी जो होगी वो ग्रुप के बाहर होगी, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। क्या ये बात समझ आई? ये कौन सी कंसिडरेशन है? कैश कंसिडरेशन। ये कौन सी कंसिडरेशन है? कैश कंसिडरेशन। अब मैं जो भी कंसिडरेशन कराऊंगा उसमें पीछे वाली ऐड होती जाएगी। सही है, प्लीज फोकस करना है। अभी हमारे पास खाली 5 मिनट इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए कैलकुलेटेड है पूरा। इधर मुझे एक बात बताएं भाई, अगला कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा पहले ये बता दो, नो एंट्री वाली बात बता दूं, तलाल हसन खान, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 5वीं बार बता रहा हूं, शुरू किया था तब भी बता रहा था, सब्सिडरी कोई एंट्री नहीं बनाएगी, क्योंकि ये शेयर्स आपने शेयर होल्डर से खरीदे हैं। सही है? इधर अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, क्या क्वेश्चन आपको फिर इस तरीके की हिंट देगा? आप सुनो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है कि 75% शेयर्स खरीदे, सही है, और शेयर प्राइस बता दी कितने पे खरीदे हैं, तुमने अगर होशियारी की और बैलेंस शीट वाली इन्वेस्टमेंट ले ली, तो फिर तुम्हें बता देगा एग्जामिनर। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें कैलकुलेट करके आज के बाद हर सवाल में क्या करना है? चेक करना है। पिछले वाले सवाल में इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसने नाम से बताया था कि उसमें की हुई है। बात समझ आई? उसमें उसने नाम से बताया था कि उसमें की हुई है, पर आगे हर सवाल में आपको क्या करना है? चेक करना है। कौन सी कंसिडरेशन? कैश कंसिडरेशन। आओ एक और चीज सिखाता हूँ। ये जिस अटेम्प्ट में मैंने करवाया था ना शेयर वाला, कसम खाता हूँ उसके अगले अटेम्प्ट में ही आया था शेयर वाला, जो अभी तुम सवाल करोगे। देखते हैं किस तरीके से, यानी जिस अटेम्प्ट में मैंने ये सिखाया कि भाई शेयर कंसिडरेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, अगली बार उसने टेस्ट किया। तो ये तभी मैं कहता हूँ नई नई चीजें करनी है। ये तो वो पूछेगा ही, पर इसके साथ साथ वो कुछ और भी ऐड करेगा, तो वो देख के जाना है हमें। अभी ये तो सीखना ही है, इसके साथ भी कुछ चीजें सीखनी है। आगे देखो सर, बाज औकात होता ये है कि जब हम एक्विजिशन कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना सफिशिएंट कैश होता नहीं है। सुनना मेरी बात, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तुम मुझे बताना अगर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सुनना, अगर स्ट्रक्चर तुम्हें हल्का से भी कंफ्यूजन लगे ना, हाथ के हाथ पूछ लेना, सही है, ताकि सवाल पे ये गड़बड़ नहीं हो। मैं हूं पेरेंट एंटिटी, एक सब्सिडरी, एक शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर है सब्सिडरी का। किसका? सब्सिडरी का। मैंने शेयर होल्डर से 80% शेयर्स खरीदना है, तो पैसे तो उसको देने मिनिमम मार्केट वैल्यू के हिसाब से। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी उस शेयर होल्डर से जब मैं शेयर्स खरीदूंगा, बिल्कुल सही है, देख लो प्लीज यार जानी। अच्छा इधर सुनो, जब मैंने शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदने हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ मैं उससे शेयर्स किसके खरीद रहा हूं? सब्सिडरी के। ऐसा है? मैं शेयर होल्डर को मिनिमम कितने दूंगा? मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? सब्सिडरी। मार्केट वैल्यू ऑफ सब्सिडरी। इससे कम पे वो 1 रुपये पे भी शेयर, अलबत्ता वो तुमसे इससे ज्यादा चार्ज कर सकता है, ज्यादा चार्ज कर सकता है। वेरी गुड। सुने अब बात, हुआ ये, मैं एक स्कीम बता रहा हूँ, फिर इसको यहाँ कन्वर्ट कर दूंगा। सही है, बहुत आसान हो जाएगा। ये कॉपी करने के लिए जगह तुम्हें खाली रखनी है लाजमी। इधर एग्जाम्पल ये हुई कि मैंने कहा कि भाई ये काम करते हैं कि भाई आपके पास इस कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, दिस कंप्राइजेस 100%। मैंने कहा मुझे दे दो 80%। कितना आता है? 80,000। मुझे 80,000 शेयर चाहिए किससे? शेयर होल्डर। किसके? सब्सिडरी के। बस वेरी गुड। ये बात आपने साथ साथ बोलने वाला, तुम भी साथ रहोगे। अच्छा जी, मैंने देखा यार, मैंने इससे पूछा भाई कितने पैसे चाहिए, वो बोलेगा भाई स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे जा, देख ले कितनी प्राइस चल रही है। मैंने कहा ओके भाई, तब क्यों ना देख लेते कितनी है? 50 पर शेयर। तो मैंने कहा यानी तुम ये चाह रहे हो कि मैं इसका 80% लूं पहले, वो बन जाए 80,000, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 50 से। कितना आता है? 4 मिलियन। अच्छा भी 4 मिलियन अगर आ गया, तो मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे ये हमारे सौले भाई हैं, सही है, ये गए शेयर्स खरीदने, इसने बोला भाई पैसे तो नहीं है, तो बोला और क्या दे सकते हो? इधर भाई ये बोल रहे हैं कि भाई पैसे तो नहीं है, वो बोल रहा भाई कुछ तो देना पड़ेगा। सही है, अब सुनो मेरी बात। इधर आप अभी नहीं करना शुरू, इधर देखो। अच्छा भाई इधर सुनो प्लीज। सौले भाई कह रहे हैं दादा वो वाली कहानी याद करो, मेरे पास सिर्फ 2 मिलियन है। सही है, मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 2 मिलियन। अच्छा प्लीज अब कनेक्टेड रहना। सही है जी, ये तो खाली इसको सही करने के लिए था। इधर अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक बात सीखो, क्या 4 मिलियन से 1 रुपया कम पे भी वो तुम्हें शेयर्स देगा? कभी नहीं देगा। प्लीज सुनना, ये बात सिखा रहा हूँ, समझना। यानी आपने इस वाले केस में कैश कंसिडरेशन तो दी है, हाँ या नहीं? चलें जी सुनते हैं इधर। सर मैंने सबसे पहले एक एंट्री बनाई, कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट।
2 मिलियन, ये कैश कंसिडरेशन दे दी। अच्छा शॉर्टफॉल कितने का है? 2 मिलियन का, पक्की बात है? हाँ अच्छा, अब मैं इसको एक बात कह रहा हूँ, सुनना, समझना इस बात को। मैं इसको एक बात कह रहा हूँ, शेयर होल्डर को कह रहा हूँ कि यार दादा अब एक काम ये करते हैं, मेरे पास जब तक कैश आएगा तब तक जो मेरा मकसद है ना इसका कंट्रोल हासिल करने का, वो मर जाएगा। सही, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो ये सब्सिडी कर सकती है, मैं करवाना चाहता हूँ इस सब्सिडी से, मुझे कंट्रोल चाहिए। तो बोला भाई पैसे दे दो। मैंने कहा भाई पैसे 2 मिलियन ही थे, सिर्फ एक काम करें, तू मेरी कंपनी के उतने शेयर्स ले ले जो कि 2 मिलियन की इक्वल हो। हाँ, मेरी कंपनी के उतने शेयर्स ले ले जो कि 2 मिलियन के इक्वल। वो बोला मैं बात नहीं समझा। मैंने कहा भाई देख, तेरे को मसला क्या है कि तेरे को इक्विवेलेंट कंसिडरेशन चाहिए। सही है, पैसे आज तुझे दे रहा हूँ, शेयर्स भी आज तुझे दे रहा हूँ, तू एक काम ये कर, तू तेरे को इससे फायदा क्या पता है? उल्टा मैं पेरेंट एंटिटी हूँ, समझना, उल्टा मैं पेरेंट एंटिटी हूँ। जब मैं उसका कंट्रोल हासिल करूंगा ना तो तेरे से शेयर्स लेके तेरे को अपने शेयर्स दे रहा हूं, यानी तू मेरी कंपनी का भी ओनर बन जाएगा। बात नहीं समझ आई? देखो मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूं तो अपने शेयर्स को सरेंडर कर और मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। बोलेगा मेरे को क्या फायदा है? देखो इसको एक फायदा ये है कि भाई तुझे को पैसे भी मिल रहे हैं और मेरी कंपनी के शेयर्स भी मिल रहे हैं। जब कभी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा तो उसमें भी तेरा हिस्सा। बात समझ आई? चलिए जी, यानी अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 2 मिलियन के इक्विवेलेंट उसको शेयर्स इशू करूंगा। अब ये मार्केट में मर्जर एक्विजिशन में चलता कैसे है वो सिखा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, शॉर्टफॉल आप कह रहे हो उसे कितने का है? एक मिनट, शॉर्टफॉल है 2 मिलियन का, मुझे कुछ नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, कुछ नंबर ऑफ, सही है सुनना, कुछ नंबर ऑफ अगर शेयर इशू करने हैं तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, प्लीज समझना, एक बात पूछना चाहिए। मैं कहानी पूरी समझा रहा हूं एक लॉजिक के लिए, हाँ, तो जरा प्लीज फोकस होकर सुनना। मुझे कुछ नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, मैं जो शेयर इशू करूंगा अपनी मार्केट प्राइस के हिसाब से या उसकी? अपनी। वापस से, आप सुने वापस से भाई, अब लॉजिकल बात है ना, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं, मुझे देखना है कि मैं कितने शेयर इशू करूं, तो मैं अपनी प्राइस को कंसीडर करूं या उसकी? अपनी। पक्की बात है? चले जी, आप सुने मेरी बात। मैंने देखा कि शेयर प्राइस ऑफ पेरेंट कितनी चल रही है? 12.5 पर शेयर। अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे 2 मिलियन पूरे करने हैं और मेरा एक शेयर 12.5 का है तो मैं कितने शेयर इशू करूं? 1,60,000 शेयर्स ऑफ पेरेंट। पहले बताओ, सिर्फ यहां तक कहानी समझ आई? यानी ये कहानी इस तरीके से चली होगी भाई, पहले टोटल वैल्यू निकाली होगी जो मुझे पे करनी है, इसमें से कैश माइनस किया, रिमेनिंग आ गई, रिमेनिंग को मैंने अपनी प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन इशू कर रहा है? पेरेंट, अपनी कंपनी के। ऐसा ही है। फिर एक स्कीम सेट होती है, सुनना, एक स्कीम सेट होती है, तो कि मैं ऊपर इंग्लिश बोलूंगा कुछ आएगी तो वो समझ आएगी। आप सुनना, स्कीम ये सेट है कि मैंने उससे कितने शेयर्स खरीदे हैं? 80,000। मैंने उससे शेयर्स कितने दिए? अच्छा जी, मैंने उससे 80,000 शेयर्स लिए, देखें ये रहे, ये रहे 80,000 शेयर्स लेके 1,60,000 शेयर्स दे रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं 1 for 2 की स्कीम है? 1 for 2। मैं ये वर्ड कह रहा हूं, एक सुनना, ये आगे लिखा हुआ होगा ना, इसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए, रटा नहीं लगाना किसी चीज का। मैं कह रहा हूं क्या ये स्कीम ऐसी बनी है कि 1 for 2? ये कैसे निकलेगा 1 for 2? 1,60,000 को डिवाइड कर दो 80,000 से, यानी मैंने कहा कि भाई आंसर आया 2। यानी मैं ये कह सकता हूं मैंने उसके हर एक शेयर के अगेंस्ट में अपनी कंपनी के 2 शेयर्स दिए। पहले बताओ ये बात समझ आई? चले जी, अब सुनना, अब तुम्हें सवाल किस तरीके से गिवन होगा जरा उसका जिक्र कर लेते हैं। सुनना इधर, पहले इसकी एंट्री बना लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 2 मिलियन। शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,60,000 इंटू 10, 1.6 मिलियन। बाकी प्रीमियम 2.5 इंटू कितना? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरी बैलेंस शीट में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 4 मिलियन। कितने की? पैसे तो 2 मिलियन दिए थे, बाकी शेयर्स दिए। अच्छा, यानी आप ये खुद कह रहे हैं, मुझे सब बच्चे यही कह रहे हैं कि सर इन एनी केस आपने तो टोटल पैसे, यानी अगर मैं आपसे पूछूं आपको ये इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ गई तो आप 2 बोलोगे 4। आप सुने, एक गेम है इसमें। मैं अगर ये कहूं कि पैसे गए इन्वेस्टमेंट आई,
आइडियली जब शेयर्स जाते हैं तो पैसे आते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब मैंने जो शेयर इशू किए हैं उसमें पैसे की जगह शेयर्स आए, तो शेयर्स मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो क्या मेरी बुक्स में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट 4 मिलियन की होगी? अच्छा, अब तुम्हें एग्जामिनर एक सवाल देता है, समझना, एग्जामिनर एक सवाल देता है, तुम्हें कहता है कि यहां से कनेक्ट करता हूं उसको, कि कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए ऑफ कंपनी बी। प्लीज ये बहुत सुकून से समझाऊंगा, आप सुनना। कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ कैश अमाउंटिंग टू रुपीज 2 मिलियन, शेयर्स कंसिडरेशन ऑफ 4 शेयर्स इन कंपनी ए फॉर एवरी 2 शेयर्स, यानी पहले हर उस 2 के अगेंस्ट में मैंने अपने 4 शेयर्स दिए, मतलब डबल दिए, ऐसा ही है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो बाद में आप कॉपी करेंगे, स्टेप 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। वो कैसे निकालूंगा, 80,000 उसने लिए हमने उससे, हाँ जी ऐसा ही है, हर 2 के अगेंस्ट में 4, कितना आ गया, 1,60,000। देख लो अगर यकीन नहीं आता, ये रहा भाई, फॉर एवरी 4 शेयर्स इन कंपनी ए फॉर एवरी 2 शेयर्स इन कंपनी बी, यानी उसके हर 2 शेयर के अगेंस्ट में मैं अपने कितने दूंगा, 4। क्या ये कंसिडरेशन गिवन आ गई, क्या ये कंसिडरेशन गिवन आ गई? ऐसा है, ये कंसिडरेशन कौन दे रहा है, पेरेंट। तो सबसे पहले आप जिंदगी आसान रखने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना जो आपने क्या करने हैं, इशू करने हैं, इशू करने हैं, इशू करने हैं, लेने नहीं है, क्या करने हैं, इशू करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा आपने शेयर्स कितने खरीदे हैं, फिर स्कीम देखो, इसके हर 2 के अगेंस्ट में आपने कितने दे रहे हो, 4। क्या आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए जो आप दे रहे हैं? चले जी, फिर आप सर्च करेंगे स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई इट बाय मार्केट प्राइस ऑफ पेरेंट एंटिटी, क्योंकि कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने ये जो 1,60,000 शेयर इशू किए हैं इसकी कॉस्ट क्या थी, तो तुम्हारी प्राइस होगी, उसकी प्राइस होगी, क्योंकि तुम ये कहते कि अगर यही शेयर्स में मार्केट में इशू करता तो मेरे पास पैसे आते, अब इसके पैसे नहीं आए, इसके इक्विवेलेंट क्या है, शेयर्स आए। तो मैं आपसे पूछूं क्या मेरी कंसिडरेशन सिर्फ कैश है या दोनों को मिला के? वेरी गुड यार। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, आपकी बैलेंस शीट में, पेरेंट एंटिटी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी, 4 मिलियन की। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर व्हाट है 4.5 मिलियन की आ रही है, तो 4 मिलियन हम कहां दिखाएंगे, गुडविल निकालने के लिए। एलिमिनेट भी कितने करेंगे, 4 मिलियन। तो बाकी रहने देंगे, वो ग्रुप के बाहर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंसिडरेशन एक से ज्यादा फॉर्म में दी जाती है, पहली, दूसरी, शेयर्स? बात समझ आई, पक्की बात है। अब आखिरी बात पे कंक्लूड करते हैं ना, ये जो शेयर्स कंसिडरेशन है, प्लीज सुनना या जानी, ये जो शेयर्स कंसिडरेशन है, प्लीज फोकस के साथ, ये जो शेयर्स कंसिडरेशन है जो पेरेंट एंटिटी दे रहा है, ये शेयर कैपिटल भी तो होगा पेरेंट एंटिटी की बुक्स में, जिससे इंक्रीज हुआ होगा। क्या ये एलिमिनेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडी को इशू नहीं किया। यही तो सिखाना था आज, थर्ड पार्टी को किया है। अच्छा वापस से सुने, क्या देखो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होगी क्योंकि किसमें की हुई है, सब्सिडी में। पर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जो शेयर कैपिटल आपने इशू किया है, प्रीमियम रिकॉर्ड किया है, क्या ये एलिमिनेट होगा या रहने दोगे? क्योंकि ये सब्सिडी से नहीं है। पहले बताओ, ये पूरी कहानी समझ आई, पक्की बात है? तो क्या मैं आज के बाद आपसे पूछूं तो क्या सिर्फ ये होता है कि कैश कंसिडरेशन, या शेयर्स कंसिडरेशन भी होती है? पक्की बात है, यहां तक क्लियर हुआ? चलें जी सर, इस तरह अगर शेयर कंसिडरेशन करेंगे तो सब्सिडी की एनसीए के पास हमारी कंपनी के, गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। मैंने तो उस शेयर होल्डर को कटाया है जिससे मैं शेयर ले रहा हूं। यार एक लॉजिकल बात अगर तुम करो ना तो प्लीज सुनना इधर, जानी इधर सुन लो इस बात को। ये कह रहे हैं कि सर ऐसे तो एनसीआई के पास हमारे शेयर चलेंगे, ये सबसे बकवास बात है। मैं रीजन दे रहा हूं उसका। एनसीआई के पास शेयर्स कैसे जाएंगे, तुमने जो एनसीआई है उसके पास तो अभी भी सब्सिडी के शेयर्स हैं, जिसके पास सब्सिडी के शेयर्स थे उससे तो मैंने ले लिए हैं और अपने शेयर उसको दे दिए हैं। बात समझ आई है? जल्दी से कौन एहसन, क्लियर है ये बात? अच्छा सर, इस केस में ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सब्सिडी पेरेंट बन जाए या अहमद? सब्सिडी कैसे पेरेंट बनेगी यार? यार एक मिनट यार वकास, मुझे एक बात अगर लॉजिकली बताओ,
सब्सिडरी पेरेंट कैसे बनेगी भाई? अरे यार खुदा के वास्ते भाई इधर यार जानी बातें नहीं, बातें देखो मैं फिर कह रहा हूँ बातें नहीं इधर। भाई मुझे एक बात बता, हम जो शेयर इशू कर रहे हैं सब्सिडरी को कर रहे हैं खुदा के बंदे या शेयर होल्डर को कर रहे हैं? पहले तो ये बात समझा दो। उल्टा ये शेयर होल्डर हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन रहा है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्सिडी को एक्वायर करना। ये बात समझ आई वकास अहमद खान? अच्छा भैया वैसन सिद्दीकी सर, अगर वो 100% शेयर होल्डर हो मगर वो हमें सिर्फ 51% दे तो एनसीआई तो रहेगा ना यार। ऐसा मेरी जान मेरी बात सुनो पहले तुम सब। भाई अगर मैंने 80% भी एक्वायर किया तो 20% एनसीआई है ना। क्या 20% एनसीआई से मैंने शेयर्स खरीदे या उसके पास ही है? उसके बाद मेरे शेयर्स कैसे आ गए? पहली चीज जो तुम्हारी बात है तुम्हें कॉमन सेंस भी लगाओगे ना। अगर इससे 100% का मालिक था ये तो 51% ले रहा हूं तो 49% नहीं लिया ना। तो क्या इसके बाद मेरे शेयर्स आ गए या 51% अभी भी मैं मालिक हूं? हम मालिक है, 49% उसके पास है। तो क्या फर्क पड़ेगा? एनसीआई तो अपनी जगह है। मैं पंचायत अपनी कर रहा हूं या उसकी कर रहा हूं? अपनी पंचायत करने की इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? अच्छा भाई सर अगर रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें शेयर कैपिटल है तो एक्विजिशन के वक्त हमारा शेयर कैपिटल कम होगा। यार अजहर मेरी जान एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो इधर। तुम लोग ना बहुत ही गलत डायरेक्शन में निकल रहे हो। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि शेयर कैपिटल, पहले तो तुम एक बात दिमाग में भेजे में सोचो, नेट एसेट्स बनाए जाते हैं सब्सिडरी के। ये शेयर कैपिटल किसका चेंज हो रहा है? पेरेंट का। अजहर जरा सुकून से एक बात दिमाग लगाओ, ये शेयर कैपिटल किसका चेंज हो रहा है? पेरेंट का या सब्सिडरी का? पेरेंट का। तो भाई तुम ये सोच ही क्यों रहे हो कि चेंज हुआ होगा? भाई सब्सिडरी का कैपिटल पहले भी वही था अब भी वही है। ये शेयर कैपिटल जो चेंज हो रहा है ये किसका हो रहा है? पेरेंट एंटिटी का। क्या ये बात समझ आई? इसका सब्सिडरी से कोई ताल्लुक नहीं है। चलें जी आगे एक और। सर बस सेट है, ऐसे ही दिमाग में आया तो इसलिए क्लियर कर लिया। ओके मीन सर अब एक्विजिशन और रिपोर्टिंग शेयर कैपिटल डिफरेंट होगा पेरेंट का। मैं फिर वही कह रहा हूँ यार अली जैन यार आखिरी बार खुदा के बंदो यार, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ पेरेंट एंटिटी का एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल डिफरेंट हो क्या जात पे इफेक्ट पड़ेगा? मेरे को मसला ये है कि सब्सिडी का चेंज हो। क्या सब्सिडी का चेंज हुआ या सेम है? सेम है। सही है जी। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें बैलेंस शीट मिलेगी पेरेंट एंटिटी की, क्या उसके अंदर ये शेयर कैपिटल ऑलरेडी शामिल होगा? प्रीमियम ऑलरेडी शामिल होगा? क्या इसको हटाओगे? क्योंकि ये सब्सिडी में नहीं है, अदर देन सही है ग्रुप के बाहर है। भाई बात पक्की है? कंसिडरेशन का कंपोनेंट का समझ आया? कितने सीखे हैं? दो। अच्छा एक ऐसे ही सिंपल बात बता दो मुझे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो जितने आपने। इसका एक तरीका है, सुनना आसान जबान में। जितने शेयर्स तुमने लिए हैं उसको ऊपर रखो। वो तुम्हें बताएगा स्कीम के 2 के अगेंस्ट में 4, तो जिसके अगेंस्ट में दे रहे हो वो नीचे फॉर एवरी 2 शेयर्स तो डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 4 से कि कितने शेयर्स दे रहे हो। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएंगे। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? मार्केट प्राइस ऑफ व्हाट? पेरेंट एंटिटी। तो मुझे बताओ क्या सिर्फ ये कंसीडरेशन हुई है, इसमें कैश मिलाओगे? कैश मिलाओगे आपको टोटल पता लग जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई भी है तो वो ग्रुप के बाहर है। पक्की बात है? चलें जी वेरी गुड आगे कॉन्सेप्ट। चलें जी एक ऐसी चीज पूछा हूं तुमसे, तुम मुझे गाइड करना। इधर पहले बता दो ऑनलाइन सारे ऑनलाइन और तुम लोग ये दोनों कंसीडरेशन क्लियर है ना? चलें जी आगे। आपको सवाल में लिख के देगा कि हमने जब एक्विजिशन कर रहे थे कैश और शेयर कंसिडरेशन तो दी थी, हमने साथ में कंसल्टेंसी एक्वायर की थी जिसकी हमने कैपिटलाइजेशन कर ली है। हाँ भाई इधर हमने कंसल्टेंसी एक्वायर की थी और हमने इसको क्या कर लिया है? कैपिटलाइज कर लिया है। चले अब मुझे तुम एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी ने इसकी एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ कैश कैपिटलाइज होना चाहिए था, मेक सेंस। सही है जी। शेयर की प्राइस कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, मेक सेंस। ये जो अमाउंट है कंसल्टेंसी ये तो सन कॉस्ट है, ये कोई ब्रोकरेज थोड़ी ना जो कैपिटलाइज हो। ये तो ऐसी कॉस्ट है कि तुमने खाली असेसमेंट के लिए उसको पैसे दिए थे। ये होनी चाहिए थी एक्सपेंस आउट। किसने की हुई है?
कैपिटलाइज। पहले तो मैं तुमसे 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ, जरा सुकून से मुझे एक बात का जवाब देना। तुम्हारे पास बैलेंस शीट में अभी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी 4.1 मिलियन की, ऐसा है? इसको मिला के आ रही होगी ना? चले, वेरी गुड। मैं आपसे ये पूछता हूँ, गुडविल निकालने के लिए कौन सी रखोगे? 4 मिलियन। बच गई 1 लाख। चलो, जो 1 लाख बच गई है, क्या ये एसेट है या एक्सपेंस है? आपको अगर कलेक्शन करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्रेडिट, डेबिट क्या करूं? अच्छा, ग्रुप रिजर्व क्यों? पेरेंट के बुक्स की गलती है। चलो, आपने नहीं ये लॉस बुक कर लिया तो ऊपर से एसेट भी कम हो गया, बैलेंस शीट टैली। भाई बात समझ आई? क्या ये क्लियर है? पक्का? देखो सिंपल सी बात है ना, अगर उसने ओवर कैपिटलाइजेशन की हुई है तो उसको कटा देना और एक्सपेंस बुक कर लेना। कितने का? 1 लाख रुपए का। और बाकी जो 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो तो वैसे ही कटाओगे क्योंकि तुम कंसोलिडेशन कर रहे हो। इसके बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट बचती है वो ग्रुप के बाहर है जी। तो फिर अकॉर्डिंगली देखेंगे, बिल्कुल अकॉर्डिंगली देखेंगे। बिल्कुल सही है भाई, यहां तक मतलब क्लियर है ये चीज? चलें, अब 2 चीज है, फिर हमारा ये अगले सवाल के लिए हम रेडी हो जाएंगे। सही है जी? पहले बताओ ये कंसिडरेशन क्लियर है? चलें जी आगे। अच्छा भाई, एड एक्विजिशन, ये तुम लोग ही बताओगे, मैं खाली एक आइडिया दे रहा हूं तुम्हें। हमने जब इस कंपनी को एक्वायर किया तो इसकी बुक्स में एक एसेट था जो कि 100 मिलियन की कैरिंग अमाउंट रखता था। इधर हम इसको किस पे लेके जाते हैं? फेयर वैल्यू पे। मुझे बताओगे कि मैंने एक्विजिशन पे कितने की एडजस्टमेंट पार्क की होगी? 40 की। चलें जी, हमने क्या किया, अज्यूम किया कि ये ब्रांड है, हमने ये ब्रांड की वैल्यू यहां रख दी भाई 40। सही है? इधर मैं तुमसे एक बात पूछता हूं सर, ये 40 अमोर्टाइज भी हुआ होगा? अच्छा, इसकी रिमेनिंग लाइफ सर 5 इयर्स है। मैं कहूं कि हम देख रहे हैं 1 साल बाद, तुम मुझे बताओगे कि 1 साल बाद इसकी तुम अमाउंट यहां पे क्या रखोगे? 32, 40 ओवर 5 इंटू 4, ऐसा ही है? चलिए जी, प्लीज यार, ये बहुत अहम चीज है और बहुत ही लॉजिकल चीज है, तुम मुझे बता सकते हो। हर साल हम अपने हर एसेट्स को देखते हैं कि क्या वो इम्पेयरमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इफ देयर इज सम इंडिकेशन। सही है जी? अच्छा, हमने ये देखा कि हमने इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकलवाई। किसकी रिकवरेबल अमाउंट? ब्रांड की। अच्छा जी, सुनना मेरी बात, तुम अगर ये देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेपरेट बुक्स के लिहाज से, क्या मुझे बता सकते हो कैरिंग अमाउंट कितनी रही होगी? 80। गेम देखना इसमें क्या है, वो यूं घुमा सकता है, तो मैंने देखो, मैं कह रहा हूं सेपरेट बुक के लिहाज से कैरिंग अमाउंट रही होगी 80। ये तुम मानते हो? 80 कैसे? क्योंकि उसकी बुक्स में शुरू में थी 100, उसने कैरी फॉरवर्ड भी इसी को किया होगा, होगी कितनी? 80। ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक क्लियर है? 80 हुई होगी। चलें अब आगे, प्लीज सुनना। अच्छा भाई, पर मैं तुमसे एक बात पूछूं, कंसोलिडेटेड बुक्स में कितनी रही होगी? 140 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 112। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 32 तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है। बात समझ आई? चलें जी, ये तुमने किया हुआ है, ऐसा है? तभी तो तुमने इसके शॉर्टफॉल का गैप खत्म किया। चलें जी, यानी मुझे पता है 80 के हिसाब से अकाउंटिंग हुई हुई है, 32 की नहीं हुई हुई थी, हमने 32 चुका दिया था। सही है? अब हुई होगी इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए निकाली होगी रिकवरेबल अमाउंट। चलें जी, रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो वो आ रही है भाई 95, वो आ रही है। अब तुम गेम देखना, मतलब ये अगर लॉजिकली पता हो तो मजा ही अलग है इसको समझने का। अगर सुनो, क्या ये सेपरेट बुक के लिहाज से इम्पेयर्ड है? सेपरेट बुक के लिहाज से ये इम्पेयर्ड है? कैसे पता भाई? कैरिंग अमाउंट तो ज्यादा है, तो भाई सब्सिडी ने क्या इम्पेयरमेंट बुक की होगी? नहीं की होगी? अच्छा, नहीं की होगी क्योंकि लॉजिकल बात है ही नहीं इम्पेयर्ड। उसकी कैरिंग अमाउंट 80 है, रिकवरेबल अमाउंट 95 है, उसने इम्पेयरमेंट क्यों बुक करेगा वो? चलो अब ग्रुप की बात कर लेते हैं। तुम्हारे लिहाज से ये एसेट शुरू में 140 का था क्योंकि तुमने ज्यादा पैसे पे किए थे। बात आई समझ? ये नहीं? ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई, तुमने जब इसको एक्वायर किया था तो 100 की चीज के लिए 140 दिए थे, तो तुम्हारे पास जो कैरिंग अमाउंट होगी वो अकॉर्डिंगली 140 को कैरी फॉरवर्ड करके होगी ना। तुम्हारे हिसाब से इस 32 को रिकॉर्ड करने के बाद जो कि तुमने ही किया है, इस एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो चुकी है?
112 किसके लिहाज से? ग्रुप के लिहाज से। वेरी गुड। किसके लिहाज से? ग्रुप के लिहाज से। अब दोनों सिचुएशन तुम्हारे सामने रख दी है मैंने। क्या सेपरेट बुक के लिहाज से ये इंपेयर्ड है? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ग्रुप के हिसाब से इसकी कॉस्ट थी ज्यादा, तो कैरिंग अमाउंट भी, रिकवरेबल अमाउंट कम। अच्छा, अगर ग्रुप के लिहाज से कैरिंग अमाउंट ज्यादा है जो कि तुम्हें भी पता है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तुम मुझे बताओ क्या तुम अपने एसेट को ओवर स्टेटेड दिखा सकते हो? क्यों सर? फेयर व्यू नहीं होगा भाई, ऐसे तो एसेट इंपेयर्ड आपने क्यों ज्यादा दिखाया हुआ है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ज्यादा कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड किया है? ग्रुप में। कंसोलिडेटेड बुक्स में तो इंपेयरमेंट भी कहाँ बुक होगी? ग्रुप में। कितने से? 17 से। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर मैं इस 112 को उठा के ले आऊं यहाँ पे 95 पे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 95 है। चलो तुम्हें मैं एक बात पूछ लेता हूँ, जरा बता दो तो मजा आ जाएगा, लॉस कहाँ बुक करूं? ग्रुप रिजर्व या नेट एसेट्स? मैं आपको एक बात बताऊं, नेट एसेट्स रीजन है। ये एसेट किसका है? जल्दी आप अभी बताता हूं तो मैं, एसेट किसका है? सब रीवैल्यू कहां किया था? सब्सिडी के बुक्स में। तो इंपेयरमेंट भी कहां आएगी? सब्सिडी के बुक्स में, क्योंकि इसके हिस्सेदार कितने हैं? पेरेंट और एनसीआई। पेरेंट और एनसीआई। वापस से मुझे एक बात बताओ, जब मैंने देखा सेपरेट बुक के लिहाज से इसकी कैरिंग अमाउंट 80 है, रिकवरेबल अमाउंट 95 है, क्या ये इंपेयर्ड है? सेपरेट बुक के लिहाज से नहीं। पर आज के बाद एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या ऐसा हो सकता है एक चीज सेपरेट बुक के लिहाज से इंपेयर्ड नहीं हो बट कंसोलिडेटेड के हिसाब से हो? इट मेक सेंस कि तुमने उसको कंसोलिडेटेड बुक्स में महंगा रिकॉर्ड किया होगा, हो सकता है उसकी रिकवरेबल अमाउंट उस महंगी अमाउंट से कम हो बट ओरिजिनल से ज्यादा हो। पर तुम तो अभी जो अपने ग्रुप में कैरी कर रहे हो वो असल से ज्यादा पे हो। अगर इसकी रिकवरेबल अमाउंट 120 होती, अगर रिकवरेबल अमाउंट 120 होती तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। यानी आपका फिर ये कहना होता ना सेपरेट बुक के लिहाज से इंपेयर्ड है ना कंसोल के हिसाब से इंपेयर्ड है। पहले बात समझ आई? यानी आपने सबसे पहले सिर्फ एक बच्चों वाली हरकत की, क्या किया? जैसे अकाउंटिंग की है वैल्यू कर दी। यहाँ पे 32 रिकॉर्ड करने का मतलब क्या? 80 प्लस 32 हो गया। ऐसा ही है, आपका एसेट ग्रुप की कैरिंग अमाउंट पे आ गया, दैट इज 112। वेरी गुड। अब आप देखेंगे क्या ये एसेट इंपेयर्ड है, उसके लिए आपको चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। आप सेपरेट बुक के लिहाज से कंपेयर करें, नो इंपेयरमेंट। कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से कंपेयर करें, इंपेयरमेंट कितने की? 12 की। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर 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 17 की, सॉरी 17 की इंपेयरमेंट आ रही है, चलिए जी भाई 17 की इंपेयरमेंट आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एंट्री तो ये बननी चाहिए जो मुझे पता है, पीपी कम हो जाएगा कितने से? पीपी बोल रहा हूं, सॉरी, ब्रांड ब्रांड कम हो जाएगा कितने से? 17 से। चलो अब बात आती है डेबिट की। डेबिट ग्रुप रिजर्व या नेट एसेट्स? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, तुम अगर बोलो ये कि गलती किसकी बुक्स की है? सब्सिडरी की। पेरेंट की बुक्स की नहीं है, क्योंकि एसेट किसका? सब्सिडरी का। नेट एसेट्स किसके? एडजस्ट भी क्या होंगे? नेट, क्योंकि सब्सिडरी के हर एक एसेट पे दो लोगों का राइट है, तो लॉसेस पे भी दोनों का है। बात समझ आई? तो किसको मैं कहां चिपकाऊंगा? नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। भाई यहां से हम रिपोर्टिंग पे क्या माइनस करेंगे? 17। बाकी कहानी सही हो जाएगी। चलेंगे। आपको चुल थी, आपने चुल कहां की थी? कहां की थी? ग्रुप रिजर्व में, नेट एसेट्स में। ओवर स्टेटमेंट कहां पार्क्ड है? तो घुमाओगे भी कहां से? नेट एसेट्स। सही है जी। हाँ जी, क्लियर है? जानी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। एक मिनट। हाँ क्लियर है जी। अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं। पूछ रहे थे कुछ शारिक जी, जल्दी से एक एक करके। वापस से करोगे, अकॉर्डिंगली करोगे जी। यानी यार देखो, मैं फिर कह रहा हूं, सुनो सवाल जी। मैं अगर रिपोर्टिंग पे फेयर वैल्यू 250 ही क्यों ना हो जाए, आपका उससे कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि हम फेयर वैल्यूएशन सिर्फ एक दिन पे करते हैं। वो कौन सा दिन होता है? एक्विजिशन। और जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू होती है वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है। उसके बाद जो आपकी फेयर वैल्यू वो आसमानों पे चली जाए, आपसे उसका कोई गर्ज नहीं, अनलेस कि यू आर फॉलोइंग फेयर वैल्यू मॉडल। सही है? अब सुनिएगा इधर। अच्छा भाई, एक सवाल आया, अगर तुम मुझे अब गेम खेलते हैं तो तुम मुझे बताओगे, तो देखना सब जल्दी से इसी पे। अगर 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 अगर
सवाल में रिकवरेबल अमाउंट होती 75 की, 75 की। मैं तुमसे पूछता हूं तो तुम मुझे सोच के बताओगे। पहले सुनना है, इधर सुनना है, पहले सुनना है। सिचुएशन कुछ भी आ सकती है, इधर देखना है, पहले बातें नहीं करनी है, इधर देखना है। मैं कह रहा हूं अजम्पशन है, अगर रिकवरेबल अमाउंट 75 होती, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपका ये जो भाई हमारे सब्सिडरी है, क्या वो 80 से 75 पे आ चुका होता? हाँ जी, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से, सवाल अच्छा है। क्या 75 पे आ चुका होता? अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 80 से 75 पे वो आ चुका होता तो 5 की इंपेयरमेंट बुक हो चुकी होती। सुने सुने, ये कौन सी बुक की इंपेयरमेंट है? सेपरेट बुक की इंपेयरमेंट, मानते हो? चलें जी, वेरी गुड भाई, यहां तक क्लियर हो ना? चलें जी, वेरी गुड भाई, आप सबने मुझे कहा कि सेपरेट बुक्स में 5 की इंपेयरमेंट बुक हो चुकी होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसने अपने मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होगा, वो उसके हिसाब से हुए में। आगे सुनो, अब मैंने ये कहा कि भाई मैं तो फिर 32 पे लेके आ गया हूँ, बेसिक अकाउंटिंग तो यही करूंगा ना। चलिए जी, अब ग्रुप के लिहाज से ये चीज कितने पे मौजूद है? 112 पे। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ग्रुप के लिहाज से अभी भी बिफोर इंपेयरमेंट, बिफोर कंसिडरेशन 112 पे ही है। अच्छा जी, 112 पे ही है, पर ग्रुप के लिहाज से होनी कितने पे चाहिए? 75। पक्का? चले वापस सुने, वापस से ग्रुप के लिहाज से कितने पे? 112, क्योंकि तुमने ही किया यार, तुमने ही अभी लेके आए हो। ग्रुप के लिहाज से होनी कितने पे चाहिए? 75 पे। अब अगर मैं एक बात ये देखूं कि तुम लोग प्लीज सुनना, यहां पे यानी अब ये कैरिंग अमाउंट यहां पे सुनना, तुम 75 की होगी। नेट एसेट्स में ये एसेट कितने का पाया हुआ होगा? 75 का। वापस से देखो, नेट एसेट में जानी ये एसेट कितने का मौजूद होगा? 75 का। बात समझ आ रही है? चले जी, और आपको आना भी कितने पे? 75 पे। तो मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि आप अपने हिसाब से 112 से जब 75 पे आएंगे तो आपका लॉस कितना? 5 रुपए हो गया है, तो कुल मिला के कितना? बात समझ आ रही है? वापस से इधर देखें, सुने, कोई मसला नहीं, इधर देख ले, वो रिटेन अर्निंग में आ चुका होगा। वापस से सुने, इधर इधर फोकस के साथ। मैं कह रहा हूं ग्रुप के लिहाज से आपका एसेट कितने पे? 112। सही है जी। आपके पास आपके नेट एसेट्स में वो चीज कितने की मौजूद है? 75 की। यूं कर लेते हैं भाई, इसको हटा देते हैं यहां से, बिल्कुल सुकून से। चले जी, आप कह रहे हैं 5 रुपए की इंपेयरमेंट ऑलरेडी बुक्ड है, ये सेपरेट बुक्स में बुक हो चुकी है। चलिए जी, अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप अगर इंपेयरमेंट निकाल रहे हैं, प्लीज सुनिएगा इधर, ये बहुत अहम बात है। आप अगर इंपेयरमेंट निकाल रहे हैं जानी, तो आपने यहाँ पे 40 से 32 रिकॉर्ड करके, तो आपकी असेसमेंट ये थी कि आपका एसेट ग्रुप के लिहाज से अभी कितने पे आ गया है? 75 प्लस 32 पे कितना आ गया? इसको टोटल करके दिखाएं। 100, यानी ये कैलकुलेटर चला लिया करो, दिमाग नहीं चलाया करो। इधर वापस से इधर देखो, वापस से अब इधर देख लो, समझ लो पहले इस चीज को। पहले आपकी कैरिंग अमाउंट 80 थी, आपने 32 ऐड किया था, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी? 112, ये वाली। ऐसा है? बिल्कुल सुकून से सीख लेते हैं इधर, ताकि समझ आ जाएगी, क्योंकि ये केस आया नहीं है, इसने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है कि रिवर्स केस भी हो सकता है, तो वो सीख लेते हैं आज। इधर देखो, मैंने कहा कि भाई पहले आपने रिपोर्टिंग पे 32 ऐड किए थे बच्चों, तो 80 प्लस 32 कितना हो गया था? 112। तुमने खुद ही लेके गए थे 112 पे, क्योंकि शॉर्टफॉल जितना ऐड करोगे वो उसको उतना टॉप अप करेगा। चलिए जी, यानी आप ये मानते हैं कि पहले 80 पे था, 32 आपने ऐड किया था, तो 112 पे आ गए थे। 112 से बच्चों आप गए थे किस पे? 95 से। इंपेयरमेंट कितने की बुक की थी? 17 की। ये कौन सा केस था? पहला केस। मैं कह रहा हूं आओ सीखते हैं कौन सा केस? दूसरा केस। दूसरा केस ऐसा केस है कि जिसमें ऑलरेडी इंपेयरमेंट बुक हो चुकी है। आओ सिखाता हूं कैसे। इधर देखो, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब जो नेट एसेट्स तुम्हें मिले, उसके अंदर ये एसेट कितने का है? तुम्हें कैसे पता 75 का है? क्योंकि 5 की इंपेयरमेंट ऑलरेडी बुक कर चुका है। अच्छा, तुमने और एडिशनल कितना ऐड किया है? 32। 40 को आगे लेके आए थे ना, 40 को आगे लेके आए थे, तो कितना ऐड किया है? और 32। मुझे बताओ तुम्हारे ग्रुप के लिहाज से अब ये कितने पे आ गया है?
तुम खुद भी सोचो ना, 75 में 32 ऐड कर रहे हो तो ये ब्रांड की वैल्यू तुम्हारी बुक्स में ग्रुप के हिसाब से कैरी कितने पे हो रही है? 107 पे। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी, जब ये चीज 107 पे कैरी हो रही है, होनी चाहिए कितने पे? 75 पे। तो अब मैं अगर 107 से 75 पे जाऊंगा तो ग्रुप का लॉस कितना आ रहा है? 32 का। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 37। भाई आइडियली अगर तुम अब मेरे साथ कैलकुलेटर भी अपने पास रखना, समझना, तुम 112 से, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं कह सकते हैं, 112 से 75 पे जाओगे, टोटल लॉस कितना है? 37 का। तुम 32 का इसलिए बुक कर रहे हो क्योंकि 5 ऑलरेडी खुद ब खुद बुक हो चुका है। पर तुम लॉजिकली देखना है इसको, देखो ये ऐसी चीज है, कोई बताएगा नहीं, पर तुम्हें ये लॉजिकली पता होनी चाहिए। इधर देखो, मैंने क्या कहा, रिपोर्टिंग डेट पे 7/7, एक्विजिशन पे कितना रीवैल्यू किया था? 40, रिपोर्टिंग पे कितना? 32। अच्छा, ये जो भी 32 है उसमें ऐड होगा जो तुम्हारी बुक्स में कैरी हो रहा है। किसमें ऐड होगा? जो तुम्हारी बुक्स में कैरी हो रहा है। बच्चों ऑनलाइन वालों मुझे जल्दी बताओ, तुम्हारी बुक्स में कैरी कितने पे हो रहा है अब? 75 पे। 80 पे क्यों नहीं? इंपेयर हो गया। अच्छा, यानी 75 प्लस 32 107। 107 से किस पे जाना है? 75 पे जाना है। तो इम्पेयरमेंट कितनी आ रही है? 32 की। आपको नहीं लगता कि ये जो 32 की इम्पेयरमेंट आ रही है उतनी ही आ रही है जितनी आनी चाहिए? क्योंकि 5 ऑलरेडी बुक हो चुकी है। और ये बात क्या भेजे में बैठ गई आपके? पक्की बात है। यानी सर देखें, इम्पेयरमेंट हुई भी हो ना हुई भी हो, दोनों केसेस आ गए। बात समझ आई? इम्पेयरमेंट हुई भी हो या ना हुई भी हो, आखिर बार मेरी तसल्ली के लिए बताओ, तो इससे पहले तुम्हारी इम्पेयरमेंट क्यों ज्यादा आ रही थी? अच्छा, यानी अब एक बात, अगर मैं कहता हूं पहला वाला केस, जल्दी जल्दी बताना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अगर बच्चों पहला वाला केस है तो सेपरेट बुक्स की कोई इम्पेयरमेंट? अच्छा, तुम बताओ, अगर सेपरेट बुक्स की इम्पेयरमेंट नहीं है तो 80 के ऊपर जाओगे या 75 के? 80 के ऊपर, जितने पे कैरी हो रहा है। 80 प्लस 32 कितना? 112। सुनो, 112 आना कितने पे? 95 पे। इम्पेयरमेंट कितने की? 17 की बुक हो गई, कहानी खत्म। चले जी वापस से दूसरा केस इधर सुने। अब मैं एक बात बता रहा हूं, सुने इधर। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं आ गया हूं दूसरे केस पे। अगर मैं कह रहा हूं मेरी रिकवरेबल अमाउंट 75 है, तो अब तुम्हारी बुक्स में होगा कितने पे? 75 पे। तुम इंक्रीज कितने कर रहे हो? 32 से। तो अब मैं 75 से इंक्रीज करूं या 80 से? 75 से। 75 प्लस 32 कितना? 107। यानी अब आपके पास ग्रुप में 107 का आ गया। चलिए जी, अब मैं 107 से लेके जाऊं किस पे? 75 पे, क्योंकि ग्रुप के लिहाज से देखना है मुझे। अच्छा, जैसे ही मैंने ग्रुप के लिहाज से देखा, मेरी इम्पेयरमेंट कितनी आ रही है? 32 की। और मेरी इम्पेयरमेंट 32 की इसलिए आ रही है क्योंकि 5 ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तुमने की तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी। पहले बताओ, होल एंड सोल कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर है जी? आप रिपोर्टिंग एंड एक्विजिशन का भी लिख दें। हाँ, यही बताया ना मैंने, एक्विजिशन, रिपोर्टिंग। सही है जी? अच्छा भाई, इसका अगला सवाल खुद नहीं करना, कल करेंगे। सही है जी? होमवर्क नहीं, साथ करेंगे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के साथ। सही है जी? कल करेंगे, पर इसको एक बार देख के आना, इसको कॉपी कर लेना, ये कॉन्सेप्ट है प्लीज। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पक्की बात है? चलिए जी, ओके, शुक्रिया, लव यू टू।